वेलकम टू 24th एपिसोड ऑफ बाप बेटा यूट्यूब चैनल। जो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज चल रही है, उस इमेज में आप देखेंगे कि तिरंगा झंडा नीचे है और बीजेपी का झंडा ऊपर है। तो जो थोड़ी देर पहले आपने वीडियो देखा, उसमें कहा जा रहा है कि ये निशान साहब को फहराया गया है तिरंगे को उतार के। वो एक तरफा इमेज थी जो बार बार दिखाई जाती है। मैं कहीं पर भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है लाल किले पर सिर्फ़ और सिर्फ तिरंगा ही जायज़ है। वहाँ पे किसी भी तरीके का धार्मिक निशान या किसी और तरीके का झंडा फहराया जाना बिल्कुल गलत है। पर बार बार ये कहना कि तिरंगे का अपमान हुआ है, और इससे पहले भी तिरंगे का अपमान होता रहा है, पर कहीं पर भी किसी के ऊपर किसी तरीके का भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ पर केस दर्ज करना बनता है और ये ज़रूर होना चाहिए। अभी तक जिस बंदे ने वहाँ पे तिरंगा झंडा हटाकर या फिर जहाँ खाली पोल पर निशान से फहराया, उसको ढूंढा जा रहा है, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है और पंजाब में अलग अलग जगह पर छापेमारी हो रही है उस आदमी को ढूंढने के लिए। और बिल्कुल ठीक है, जिसने जो किया है उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पर अगर इससे ये कहा जाए कि पूरा का पूरा जो किसान का आंदोलन है वही ये चाहता था, तो गलत है, क्योंकि किसान उसके बाद इस चीज़ पे बहुत क्लियर कर चुके हैं कि कहीं पर भी हमारी मंशा ऐसी नहीं थी। किसानों ने इस पर बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी हैं, बहुत तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी हैं। किसानों का कहना है कि हमने जो तय रूट किए थे हम उन्हीं पर चले। कुछ लोग, जिसमें से कुछ लोगों का मतलब दीप सिद्धू और कुछ और लोग, जो कि उसमें बहुत क्लियर है कि कौन लोग थे, कहाँ थे, और वो फेसबुक पे लाइव होकर इस चीज़ को कर रहे हैं कि हमने ये काम कर दिया। और दीप सिद्धू के बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो भागता हुआ नज़र आ रहा है, उसको बाकी किसान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तूने ये क्या कर दिया, तूने पूरे के पूरे जो आंदोलन है उसको डाइवर्जन दे दिया। बट वो कहीं भी मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। इसके पीछे कहीं ना कहीं दीप सिद्धू की अपनी पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर था, जो कि पूरे के पूरे आंदोलन को किसी और तरफ लेके जाना चाहता था। इस पर किसानों के लीडर्स ने उसी दिन अपनी प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि इसमें हमारा कहीं पर भी कोई लेना देना नहीं है। अब आज के दिन या फिर कल के दिन में ये फैसला हुआ है किसानों की तरफ से कि 26 जनवरी को जो हुआ उस पर हम एक बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, किसने कहाँ पर क्या किया, इसमें हमारा कोई लेना देना था या नहीं था। इसलिए 26 जनवरी के इंसिडेंट को लेके कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमारा मुद्दा 26 जनवरी के इंसिडेंट नहीं है। हमारा मुद्दा था और है, और वो है ये जो कानून है उनको रद्द करवाने का। इसलिए इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर 26 जनवरी को क्या हुआ उस पर कभी भी कोई कमेंट अब नहीं करेंगे, ना ही स्टेज से और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरी चीज़ है, गुरनाम सिंह चंडूनी जो कि हरियाणा के हैं, उन्होंने ये क्लियर किया है कि एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह से खबरें आ रही थी, कभी कहीं से कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च हुआ उसके बाद बहुत से लोग गायब हैं। कभी कहीं से न्यूज़ निकल के आ जाती है, कभी कहीं से न्यूज़ निकल के आ जाती है कि हमारे ये लोग अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर गए हैं हमें पता नहीं। और अलग अलग जगह कभी ट्रैक्टर गायब हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, इस तरीके के न्यूज़ आ रहे थे। इसलिए गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा है कि हम एक हेल्पलाइन नंबर इशू कर रहे हैं, आप हमें पूरी की पूरी डिटेल दीजिए, ट्रैक्टर के नंबर दीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, ताकि हम सेम इन्फॉर्मेशन पुलिस के साथ साझा कर सकें, दिल्ली पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ या बाकी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, और कहीं ना कहीं जो हमारे लोग अभी तक नहीं मिल रहे हैं उनको ढूंढने में मदद की जा सके। इसमें आप कह सकते हो कि जो आमतौर पर रवैया होता है पुलिस की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और कहीं पर भी उनकी रिपोर्ट या और तरीके से दर्ज नहीं किया जाता है, तो शायद ऐसा भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। पुलिस तो नॉर्मल केस में नहीं छोड़ती, ये तो फिर एक मेजर केस है। उसी के साथ बात करते हैं जो अभी गाज़ीपुर बॉर्डर पे या सिंघू बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे जो अलग अलग तरीके के अनशन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, उसमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग हैं। बट ये आज के सिनेरियो ये है कि पूरे देश की जनता जानती है कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि उसमें से क्लियरली लोग निकल के भी आ रहे हैं। कभी कहीं से नज़र आता है, कभी कहीं से नज़र आता है कि कौन लोग हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसी इमेजेस भी साझी कर दी हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि कौन लोग हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर जो 2-3 दिन पहले हुआ। सिनेरियो यहाँ से शुरू होता है कि 4-5 चैनल्स ने पहले ही न्यूज़ फ्लैश करनी स्टार्ट कर दी कि गाज़ीपुर बॉर्डर खाली कराया जा रहा है, जो NH-24 है वो खाली कराया जा रहा है। और उसके बाद में वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स पहुँचती है, PAC पहुँचती है जो कि यूपी की आर्म्ड फोर्सेस हैं, और पुलिस पहुँचती है, उसको खाली कराने की कोशिश करती है। राकेश टिकैत साहब स्टेज पे आते हैं और वहाँ पे वो भावुक होकर बोलते हैं कि मैं मर जाऊँगा बट यहाँ से नहीं हिलूँगा। और रही बात पानी काटने की, क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पानी काट दिया गया था, बिजली काट दी गई थी और यहाँ तक कि जो कम्युनिटी टॉयलेट्स थे, मूवेबल कम्युनिटी टॉयलेट्स थे, वो भी वहाँ से हटा दिए गए थे। तो अगर किसानों की बात करें, ये तो फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि वहाँ पर आके उनको मिली हैं। किसान जिस दिन अपने घर से चले थे, उनके पास एक ट्रॉली थी और उनको ये था कि सब चीज़ें ट्रॉली में ही है, उसी में खाने का सामान है, उसी में पीने का, उसी में रहने का है, सब सामान वहाँ पर है। ये तो फैसिलिटीज़ वहाँ पर लोकल लोगों की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या बहुत से और लोगों की तरफ से प्रोवाइड कर दी गई। तो ऐसा नहीं है कि किसान इन फैसिलिटीज़ के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि किसान जब भी कहीं पर भी रहता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ट्रॉली के साथ और ट्रैक्टर के साथ उसका गहरा संबंध है। ये तो यहाँ की बात है। अगर आज बात करें कि मंडी में अगर वो अपने चावल या अपना गेहूँ लेके जाता है तो वहाँ पे उसको 1 या 2 दिन बड़े आराम से रहना पड़ता है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही आराम से रहता है। और यहाँ पर तो एक संघर्ष चल रहा है जहाँ पे वो टिके रहना चाहते हैं और उन्हीं ट्रैक्टर और उन्हीं ट्रॉलियों के साथ टिके रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो कल सिंघू बॉर्डर पे हुआ। सिंघू बॉर्डर पे जो कल हुआ, कुछ लोग 400-500 के आसपास लोग आए और उन्हें पत्थरबाजी करनी शुरू की। अब पत्थरबाजी में तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि पत्थरबाजी पहली बार हो रही थी। पुलिस सामने खड़ी थी और पत्थरबाजी हो रही थी, पर उन पत्थरबाजों को रोका नहीं गया। अब आप बात करते हैं कितने लोग होंगे, 400-500 लोग। इसलिए आप ये कहना कि 2 गुट थे, एक उस तरफ से गुट था और एक उस तरफ से गुट था, तो ये तो गुटबाजी हुई नहीं, क्योंकि एक तरफ 2 लाख किसान बैठे हुए हों और एक तरफ 400-500 लोग हों, तो ये 2 गुट नहीं माने जाते हैं, ये छोटा सा टुकड़ा माना जाता है। और अगर आप वीडियोज़ में देखें, जो क्लिप्स चल रहे हैं, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि जो किसान बैठे हुए थे अपनी ट्रॉलियों के ऊपर चढ़ के, अपने ट्रैक्टर की छत के ऊपर चढ़ के और हाथ जोड़ के खड़े हैं अगले लोगों को शर्मिंदा करने के लिए कि हम शांति से बैठे हैं, हमें बैठे रहने दो, ये प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट को चलने दो। अगर कुछ नेशनल मीडिया की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। कुछ पत्थरबाजी हो सकती है, छोटी मोटी हुई हो, बट पुलिस की तरफ से आंसू गैस के जो गोले थे, जो उपद्रवी आए थे, जो पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बजाय किसानों की तरफ भी फेंके गए। पता नहीं क्यों, पर ये था कि ये जो मार्च था, या मार्च नहीं, ये जो आंदोलन था, ये शांतिपूर्ण था, है और रहेगा। ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो किसानों ने बहुत शांति से और संयम से काम लिया और जो लोग आए थे थोड़ी देर अपनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद और उकसाने के बाद अपने आप चले गए या फिर पुलिस की तरफ से खदेड़ दिए गए। हाँ, इसमें नुकसान हुआ है, जहाँ पे वो लोग बैठे थे उनके तंबू उखाड़ दिए, उनकी वॉशिंग मशीन्स लगी हुई थी वो काट दी, तोड़ दी, बहुत नुकसान हुआ। पर ये था कि कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से शांति रही है पूरे मसले में। अब वही खट्टर साहब हैं जो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हैं, ये तो खालिस्तानी हैं, ये वो हैं, ये ऐसे हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री अगर इस चीज़ की खंगालें तो हम बात करते हैं 25 मई 2017 की। बहुत से लोगों को इस डेट का याद नहीं होगा 25 मई 2017 को क्या हुआ था। 25 मई 2017 को जो उनके धन धन बाबा राम रहीम जी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके जेल की सज़ा हुई थी। और पंचकुला में और बाकी जगह पे हरियाणा में जब हिंसा होती है तो उसमें लगभग 42 लोग, 42 के आसपास लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि बाबा राम रहीम के समर्थक हैं और 42 लोग हिंसा में मारे जाते हैं। और उस दिन वो खट्टर जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बाबा जी के लोग तो बहुत शांति प्रिय हैं, ये तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए थे। उस वक्त अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स आ सकते थे, जहाँ पे कुछ लाखों की भीड़ थी या कुछ हज़ारों की भीड़ थी, यहाँ पर तो किसान बैठे हैं, वो क्या इनमें एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं आ सकते हैं? इनमें अगर एंटी सोशल एलिमेंट आ जाते हैं तो उनको किसान कहा जाता है। तो ये तो वही वाली बात है कि जिस तरफ लगता है कि अच्छा ये इसमें हमें बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा बोल दो, हमें इसमें बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा बोल दो, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अभी तक के सिनेरियो से सारी चीज़ों से एक चीज़ तो बहुत क्लियर के निकल के आती है कि जो किसानों का आंदोलन है 26 तारीख को ऐसा लगा था और बहुत से बयान आए थे हरियाणा में, जो हरियाणा के लीडर्स थे या हरियाणा के लोग बैठे हुए थे, क्योंकि झंडा फहराने से या निशान साहिब को लाल किले पे लगाने से कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि पूरा का पूरा आंदोलन बिखर गया है। हरियाणा के लोग भी यहाँ तक कहने लग गए थे कि ये तो पूरा का पूरा हमारा आंदोलन ही फेल कर दिया है, इसको तो पूरा डाइवर्जन दे दिया है, ये तो खालिस्तानी निकल गए, हमारे साथ धोखा हो गया। बट उन्हीं लोगों ने वापस ये कहना शुरू किया है कि ये तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल खेल था और ये अगर खेल बन जाता जैसा उन्होंने सोचा था तो पूरा आंदोलन फेल हो जाता। कहीं ना कहीं हरियाणा, यूपी और पंजाब वापस एकजुट हुए हैं। जो हरियाणा की ट्रॉलियाँ थी, जो घर को जा रहे थे ये सोच के कि आंदोलन टूट गया है, वो वापस आ रहे हैं। पंजाब की तरफ से भी जो लोग धीरे धीरे वापस जाना शुरू हो गए थे, उनको आगे से ताने सुनने को मिल रहे हैं, वो लोग भी यू टर्न लेके वापस आ रहे हैं। और
अब संघर्ष, क्योंकि एक्चुअल में पहले नेताओं का कहना बिल्कुल सही था कि लोग वहाँ पे मेला देखने जा रहे हैं। बिल्कुल उस वक्त मेला ही था, क्योंकि शांति से चल रहा था, लंगर चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। असली संघर्ष तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उससे पहले ना तो पुलिस की तरफ से रोका जा रहा था, ना किसी और की तरफ से किसी तरीके का तशद्दुद किया जा रहा था, किसी तरीके से कोई बैन नहीं था। इस तरीके था जैसे लोग मेला देखने जाते हैं, गाड़ी पे झंडा लगाया और चले गए। एक्चुअल प्रोटेस्ट या एक्चुअल आंदोलन तो अब शुरू हुआ है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आर पार की लड़ाई है। बट इसमें लोग उल्टा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये नहीं कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, और यहाँ तक कि यूपी में जैसे ही राकेश टिकैत साहब का बयान आता है, रातों रात वहाँ से ट्रैक्टर शुरू हो जाते हैं। अगले दिन वहाँ पे महापंचायत होती है और ये कहा जाता है कि ये किसानों का आंदोलन है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी समर्थक है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पीछे रखे और सबसे पहले इस आंदोलन में भाग ले। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि अब लोग एक न्यूज़ को देख के ये नहीं कहते हैं कि ये न्यूज़ इस तरीके का है, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, उसकी सारी डिटेल्स निकालते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं भाई साहब, ये तो इसका मतलब कुछ और है। और जो सबसे आज तक का बड़ा पैतरा इस्तेमाल किया जाता था, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और भेदभाव करना, लोग उस चीज़ को बिल्कुल समझ गए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो आज तक एजेंडा था अब उसको चलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में नज़र आता है, फेसबुक में नज़र आता है, धर्म खतरे में है। अरे भाई साहब, धर्म तो बाद में देख लेंगे, पहले जाने तो बचा लो। धर्म रहेगा तो लोग रहेंगे, तो धर्म रहेगा ना। अब क्लियरली लिखा जाता है मोदी जी जिंदाबाद और नीचे हिंदू धर्म खतरे में है। या तो आप ये कहिए कि मोदी जी का जो पूरा सिस्टम है वो सही नहीं है, अगर वो सही है तो धर्म कैसे खतरे में है। तो सारी चीज़ों का कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एजेंडा एक ही लगाया जा रहा है, हिंदू, सिख, मुसलमान और किसान, क्या पूरा देश इस चीज़ पे बहुत क्लियर हो चुका है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनसे हमें बचना है। वही वाली बात है कि पहले छोटे छोटे दो लड़ाइयाँ होती थी गांव में, लोग एक एमएलए के पास चले जाते थे, वो एक को जेल करवा देता, एक को छुड़ा लेता था और आगे से बोलता नहीं साहब तेरा भी सेटल कर देंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती थी या जो पॉलिटिकल लीडर्स करते थे, लोग अब उससे बहुत क्लियर हो चुके हैं। और कहीं पर भी इस आंदोलन को अब जो राह थी, पहले लोग इसमें 4 लोग जुड़े हुए थे, अब इसमें 40 लोग जुड़ गए हैं। लोग यहाँ तक हो गया है कि पहले सिर्फ गांव के लोग थे, किसान जुड़े थे, अब तो शहर के लोग भी जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक कोशिश थी ये करने की कि ये आंदोलन फेल कर दिया जाए, वो फेल हो गया है। हो सकता है सरकार बैठी उस ऑफिसर को गालियाँ दे रही हो जिसने पूरा प्लान किया हो कि भाई साहब आपका प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करें। तो हो सकता है मेरे जैसा बैठा बोल रहा है, सर कोई बात नहीं, फेल हो गया तो हमारे पास प्लान बी है, ये कर लेते हैं। तो प्लान बी देखते हैं कौन सा हो सकता है। बट कहीं ना कहीं सरकारों को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर आ गई है कि ये आंदोलन लंबा खिंचने वाला है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। यहाँ तक कि ये जो आंदोलन है ये लोगों का हो चुका है, पॉलिटिकल लीडर्स का नहीं रहा है। लोग अपने आप इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर सरकार की बात करें तो अभी भी सरकार का अड़ियल जो रवैया है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जो राष्ट्रपति साहब का भाषण हुआ है, क्योंकि भाषण राष्ट्रपति जी का ज़रूर था बट लिख के उस वक्त की सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इससे सरकार का जो अड़ियल बिहेवियर है वो तो ज़रूर पता चल रहा है कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है। सरकार यही चाहती है कि हम किसी भी तरीके से इन बिल्स पे हटने वाले नहीं हैं। और अगर किसानों की बात करें तो वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो आराम से बैठे हैं। वो कह रहे हैं हम तो बीज लेते हैं, बो देते हैं और 6 महीने तक वेट करते रहते हैं कि कब इससे फसल आएगी और 4 पैसे आएंगे। तो हम तो 6-6 महीने वेट करने वाले लोग हैं। हो सकता है ये आंदोलन 2024 तक चलना हो तो 2024 तक भी चलाएंगे, क्योंकि तब शायद मोदी जी मान जाएं या तब तक शायद उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपको लगता है कि कहीं कुछ गलती हुई है, कुछ प्रेजेंटेशन में गलती हुई है, तो आप कमेंट करके उसको सुधारने के लिए कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो सही बना है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।